गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे न्यून ताप कैसे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, न्यून तापों को प्राप्त करना सबसे पहले क्यों आवश्यक है। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिन्हें न्यून तापों पर, लो टेम्परेचर्स पर परफॉर्म करना ज़रूरी होता है, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि चालक पदार्थों का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। और प्रतिरोध को हम कैसे लिखते हैं, अगर ये T ताप पर प्रतिरोध है तो इसे R0 रूम टेम्परेचर पर प्रतिरोध है 1 + अल्फा डेल्टा T, जहाँ पर अल्फा रेखीय ताप प्रसार गुणांक है और डेल्टा T ताप में परिवर्तन है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा, ताप में परिवर्तन अधिक किया जाएगा, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसके विपरीत करें कि ताप को हम क्या करें, कम कर दें, ताप को कम कर दें, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होता जाएगा। और ताप को इतना कम कर दिया जाए, इतना न्यून कर दिया जाए, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर R मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध 0 हो जाता है, यानी कि चालक में बहने वाली धारा आपकी बार बिना किसी अवरोध के बहेगी। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं ऐसी अवस्था को। तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत हुई, न्यून ताप की ज़रूरत हुई। ऐसे ही और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट होंगे जहाँ पर हमें न्यून तापों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे न्यून ताप किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन विधियों को आज हमें देखना है। तो देखिए, इनिशियली क्या होता है, न्यून ताप प्राप्त करने की विधियाँ। न्यून ताप का उत्पादन, सबसे पहली विधि इसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण द्वारा शीतलन। मिश्रण द्वारा शीतलन। देखिए, एंशिएंट टाइम में क्या माना जाता था, बर्फ को सबसे ठंडी वस्तु माना जाता था और बर्फ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए जितने भी ताप पैमाने बनाए गए उनको आधार, उनका जो लोएस्ट पॉइंट माना गया वो किसे माना गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आधार माना गया और सभी तापमापी बनाए गए, ताप पैमाने बनाए गए। लेकिन फॉरेनहाइट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आप बर्फ़ है, मान लीजिए ये बर्फ़ है, जब आप बर्फ़ पर नमक डाल देते हो, ये फॉरेनहाइट ने ऑब्जर्व किया कि जब बर्फ़ पर नमक डाल दिया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। फिर बाद में इस पर और स्टडी की गई, ये क्या है, एक चेंज आया यहाँ पर कि क्या 0 डिग्री से नीचे ताप भी प्राप्त किया जा सकता है। तो फॉरेनहाइट ने कहा कि हाँ, किया जा सकता है। फिर और स्टडी की गई इस पर और ये पता लगाया गया कि जब भी आप बर्फ़ पर कोई भी लवण डालते हो, बर्फ़ पर क्या है, कोई भी लवण डालते हो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से ताप घटा हुआ मिलता है, यानी कि न्यून ताप आपको मिल जाता है। और ये न्यून ताप कैसे मिलता है, देखिए, अगर ये बर्फ़ है, अभी इस पर कोई लवण नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही रखी हुई है, तो ये बर्फ़ पिघलेगी। पिघलने के लिए ये कहाँ से ऊष्मा लेगी, वातावरण से ऊष्मा लेगी। अब की बार क्या किया, इसे एक ऊष्मारोधी पात्र में बंद कर दिया बर्फ़ को, ठीक है, और इस पर डाला लवण, कोई भी लवण इस पर डाल दिया, तो अभी भी बर्फ़ तो पिघलेगी, लेकिन पिघलने के लिए ये ऊष्मा कहाँ से लेगी, नमक से लेगी। जब नमक से ऊष्मा लेगी, देखिए, जैसे ही नमक को बर्फ़ पर डाला तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो पिघलने के लिए ऊष्मा कहाँ से लेगी, नमक से लेगी। और जब नमक से ऊष्मा लेती है, यानी कि इसकी ऊष्मा क्या हो गई, कम हो गई, ऊष्मा नमक की क्या हो गई, कम हो गई। और जब ऊष्मा कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ताप भी कम हो गया, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी तो यहाँ चेंज नहीं हो सकती है। देखिए, डेल्टा Q = डेल्टा U + PD, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तापक्रम को हमने क्या किया, ऊष्मारोधी प्रक्रम बना दिया, यानी कि ये तो हो गया 0, ये जो प्रक्रिया है इसको ऊष्मारोधी बना दी है, यानी कि ये 0 हो गया है। और कुछ कार्य करने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी, इंटरनल एनर्जी से मिलेगी, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर ताप कम हो गया, यानी कि 0 डिग्री से कम ताप पर हम इस नमक को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यून ताप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं मिश्रण के द्वारा। दूसरी विधि होती है हमारी समानित दाब पर
गैसों का वाष्प, द्रवों का वाष्पन। समानित या इसको कहते हैं रिड्यूस्ड, कम करना, रिड्यूस्ड दाब पर द्रवों का वाष्पन, द्रव का वाष्पन। कोई भी पात्र है, इसमें कोई द्रव ले लिया, ठीक है, द्रव ले लिया है, इसका एक निश्चित क्वथनांक है जिस पर ये उबलने लगता है और फिर द्रव से वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं अणु। जब इस पर दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाएगा तो क्वथनांक का मान भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके विपरीत जब दाब कम किया जाएगा तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही ये द्रव जो है उबलने लगेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे दाब को रिड्यूस करना है, तो हमने दाब कम किया, उससे कम टेम्परेचर पर ही ये द्रव उबलने लगेगा और अणु जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाने लगेंगे। अब यहाँ पर जब वाष्प अवस्था में जा रहे हैं, ठीक है, कम ताप पर वाष्प अवस्था में जा रहे हैं तो ऊर्जा की यहाँ पर हानि हो रही है। अणु क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, द्रव की इंटरनल एनर्जी है, उससे कुछ ऊष्मा ग्रहण करते हैं। देखिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए तो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो ऊष्मा क्या होती है, यहाँ से जो गुप्त ऊष्मा होती है, द्रव की गुप्त ऊष्मा, उसे लेकर वाष्प अवस्था में अणु चले जाते हैं। गुप्त ऊष्मा को लेकर क्या करते हैं, अणु वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊर्जा में कमी हुई, ऊष्मा में कमी हुई, किसकी, द्रव की ऊष्मा में कमी हुई। और ऊष्मा में कमी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ताप भी कम हो गया। गुप्त ऊष्मा में कमी, देखिए गुप्त ऊष्मा तो ली, इसका मतलब क्या है, द्रव की ऊष्मा कम हो गई, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ताप भी कम हो गया। तो यहाँ पर भी इस तरह से हम कम तापमान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि होती है हमारी जूल थॉम्सन प्रसार, जूल थॉम्सन इफेक्ट। उसके द्वारा किस तरह से न्यून ताप को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें हमने ये छोड़ दिया कि ये जो है लवण के प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कितना न्यून ताप प्राप्त किया जा सकता है। हर एक लवण से सेम तापक्रम पर शीतलन नहीं किया जा सकता। अलग अलग लवण के लिए हमें अलग अलग न्यून ताप प्राप्त होता है। जैसे कि एक NaCl लिया तो NaCl के लिए कितना होता है, -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड न्यून ताप मिलता है। इसी तरह से KCl के लिए ले, KCl भी एक लवण है, इसके लिए -11.3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हमें मिल जाता है। इस तरह से 0 डिग्री से नीचे भी हम ताप प्राप्त कर सकते हैं। ये हुई दो विधियाँ। तीसरी विधि हम देखते हैं जूल थॉम्सन प्रसार या जूल थॉम्सन इफेक्ट। तीसरी विधि है जूल थॉम्सन प्रसार। जूल थॉम्सन प्रसार के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा उपरोधी प्रक्रम क्या होता है। जो जूल थॉम्सन प्रसार होता है ये उपरोधी प्रक्रम में होता है। किस में होता है, उपरोधी प्रक्रम में होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम भी साथ में होता है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसको एक एडियाबैटिक पात्र में करेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तीसरी बात यहाँ पर एंथैल्पी नियत रहती है, एंथैल्पी नियत रहेगी, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, प्रसार हो, चौथी बात है प्रसार होगा। ये तो हमने इसके इफेक्ट में लिख दिया है। ये एक विधि है न्यून ताप प्राप्त करने की। तो इस विधि में क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें इसके दो पार्टीशन किए जाते हैं और ये पार्टीशन किसके माध्यम से किया जाता है, पोरस प्लग के माध्यम से किए जाते हैं। ये क्या है, पोरस प्लग है। पोरस प्लग क्या होता है, छोटे छोटे महीन छिद्रों का एक पर्दा होता है जिसे पोरस प्लग कहा जाता है। इसमें दो पिस्टन लगे होते हैं, एक पिस्टन यहाँ पर X लगा है और एक पिस्टन यहाँ पर Y लगा है, ठीक है। और दो चैम्बर कौन कौन से बन गए हैं, A चैम्बर ये है, B चैम्बर ये है। यहाँ पर कोई भी गैस भर दी जाएगी उच्च दाब पर,
यहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब होगा और यहाँ पर निम्न दाब होगा जिसमें अभी कोई गैस नहीं है। ये निम्न दाब पर यहाँ पर ये सेकंड चैम्बर को रखा गया है। अब क्या होता है, जब ये गैस इस पात्र में भरी हुई है, इस सिलेंडर में भरी हुई है, जब आप पिस्टन को आगे की ओर खिसकाते हैं तो ये गैस पोरस प्लग से होते हुए इस सिलेंडर में जाती है, इस सेक्शन में जाती है। जब इस सेक्शन में जाती है तो गैस का प्रसार होता है, ठीक है। और जब प्रसार होता है तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ताप घटा हुआ ऑब्जर्व किया गया। प्रसार में ताप मतलब कम हो जाता है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब गैस इस पात्र से इस सेक्शन से इस सेक्शन में जाती है तो गैस का ताप कम हो जाता है। अब ये ताप कम क्यों होता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी गैस यूज़ की जाती है वो वास्तविक गैस होती है, वास्तविक गैस ही यूज़ की जाती है। क्यों यहाँ पर आदर्श गैस यूज़ नहीं कर सकते हैं? देखिए होता क्या है, जब गैस इस सेक्शन में भरी हुई है तो उसके मध्य कुछ अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। वास्तविक गैसों में ही अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। तो जब कुछ अंतराण्विक बलों के माध्यम से ये अणु पास होते हैं, जब इनका प्रसार होता है तो ये अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होगी वो ऊष्मा कहाँ से मिलेगी, गैस के अंदर जो अणु हैं, अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है उसकी हेल्प से, उससे ऊर्जा लेकर अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है और गैस का प्रसार हो जाता है। क्योंकि वातावरण से तो ये इंटरेक्ट नहीं कर सकती, वातावरण से तो हमने इसको बिल्कुल विलगित कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। तो ये ऊर्जा कहाँ से लेगी, अणुओं के इंटरनल एनर्जी से ऊर्जा लेती है और इसका प्रसार हो जाता है और इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि ताप वहाँ पर कम हो गया है। अगर हम बात करें आदर्श गैस की, तो जब आदर्श गैस में अंतराण्विक बल ही कार्य नहीं करेंगे तो इस साइड से इस साइड में जाने पर उसका चाहे प्रसार हो चाहे वो संपीड़ित हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ताप में कमी ऑब्जर्व नहीं की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि गैस कैसी होनी चाहिए, वास्तविक गैस होनी चाहिए, ठीक है। एक हमने कही कि ये एंथैल्पी नियत होती है। यहाँ पर एंथैल्पी कैसे नियत होती है वो हम आगे देखेंगे। प्रसार हो गया, एंथैल्पी नियत होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि इसे एडियाबेटिक पात्र में किया जा रहा है। उपरोधी प्रक्रम, ये जो पोरस प्लग व्यवस्था के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब पर जब गैस का प्रसार किया जाता है तो इसी प्रक्रम को कहा जाता है उपरोधी प्रक्रम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एंथैल्पी नियत रहती है। मान लीजिए एक समय पर P1, V1 और T1 इसके चर है इस सिलेंडर में, इस सेक्शन में दाब है P1, आयतन है V1 और T1 इसका ताप हो गया दूसरे समय। और जब ये गैस पूरी तरह से इधर चली जाएगी, जब इस पिस्टन को आप इधर सरकाएंगे पूरी गैस इस पात्र में आ जाएगी, तो यहाँ पर इसका हम मान लेते हैं दाब P2 है, V2 इसका आयतन है और T2 इसका ताप हो जाता है, ठीक है। तो पिस्टन X जब इस गैस पर कार्य करेगा और पूरी गैस क्या है यहाँ से दूसरे सेक्शन में चली गई, तो पिस्टन X द्वारा गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य, मान लीजिए उसे W1 ले ले तो W1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, आयतन कहाँ से, V1 से 0 हो जाना चाहिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस P1 V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दाब P1 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। इसी तरह से पिस्टन Y पर, अब की बार गैस Y पर काम करेगी, ठीक है, और इसका प्रसार हो जाएगा। तो पिस्टन Y पर गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, इसे हम W2 से अगर लिखें तो W2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P2 dV, कहाँ से कहाँ तक, 0 से V2 आयतन हो रहा है गैस का, तो ये क्या हो जाएगा P2 V2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने दे दी। तो परिणामी कार्य किसके द्वारा, गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य, गैस द्वारा
किया गया परिणामी कार्य। गैस द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, अगर इसे हम dW से ले लें तो dW कितना हो जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने नाम दे दिया। देखिए ये हो गया हमारा परिणामी कार्य। अब अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या कह सकते हैं कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW होता है ये। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रक्रम कैसा है हमारा, ऊष्मारोधी है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह से बाहर से ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी कि dQ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखते हैं dQ तो 0 हो गया, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मान लीजिए बाद की इंटरनल एनर्जी U2 है, पहले की इंटरनल एनर्जी U1 है, प्लस dW का मान क्या है, P2V2 माइनस P1V1। ये dW हो गया और ये 0 के बराबर हो गया। अब U2 के साथ हम लिख दे P2V2 को, ठीक है, और U1 के साथ P1V1 को लिख के दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या है, एंथैल्पी है। तो ये क्या हो गई, एंथैल्पी हो गई बाद वाली और ये एंथैल्पी हो गई पहली वाली। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एंथैल्पी नियत है, जिसकी हमने पहले बात करी थी। इसीलिए इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब क्या करना होगा कि देखिए कोई भी गैस यहाँ पर भरी होगी, उसका प्रसार होगा, उसके ताप में कमी आएगी। तो हर एक गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो हर एक गैस के लिए एक ऐसी राशि हमें डिफाइन करनी होगी जिससे हम बता सकें कि प्रत्येक गैस का व्यवहार कैसा हो रहा है। तो उसके लिए हम एक राशि देखते हैं, जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा जूल थॉम्सन गुणांक के लिए। और जूल थॉम्सन गुणांक के मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी गैस का कितना प्रसार होगा और किसी गैस से कितना न्यूनताप प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हमें काम करना है, जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक अब हम ज्ञात करेंगे। तो जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक के लिए क्या करते हैं, H हमारा नियत है, जो कि क्या है, U प्लस PV है। ये क्या हो गया, नियत हो गया। अगर इसमें स्मॉल चेंज किया जाए, ठीक है, PdV प्लस VdP, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्मॉल चेंज अगर किया जाएगा। ठीक है, अब du को हम क्या लिख सकते हैं, dQ माइनस dW लिख सकते हैं। यहाँ से du को लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस dV PdV प्लस ये 0 के बराबर है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, TdS लिखा जा सकता है, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, PdV लिख देंगे। ठीक है, dW की जगह। बाकी जो है वो हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया है, 0 के बराबर किया है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया ये। इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंट्रोपी जो हमें मिली, ये क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी को हमने पहले बताया था शुरू के क्लासेस में कि किसी भी एक चर को हम दो अन्य इंडिपेंडेंट चरों के रूप में लिख सकते हैं, स्वतंत्र चरों के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो स्वतंत्र चर ताप और दाब लिए हैं, जिनकी फॉर्म में मैं एंट्रोपी को लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ तो इसे आंशिक अवकलज के रूप में, ds को क्या लिखा जा सकता है, आंशिक अवकलज के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि मैंने आंशिक अवकलज किया t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट दाब पर। ठीक है, एक बार t के रिस्पेक्ट में कर लिया, एक बार p के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं कांस्टेंट ताप पर।
इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 को यूज़ करके हम इक्वेशन 4 में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 4। टी डी एस की जगह क्या लिखा, प्लस वी डी पी बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, टी डी एस, इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू लिख सकते हैं। ऊष्मा में चेंज हो गया है टी डी एस अपॉन डेल टी हो गया ये कांस्टेंट प्रेशर पर, और ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, Cp लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये dt हो गया इसके साथ में। अब इस t को इसके साथ गुणा करके लिख देंगे तो डेल एस अपॉन डेल पी, ये हो गया dp, और क्या बच गया, प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हमने 6 नाम दे दिया। अब हम क्या करें, मैक्सवेल का संबंध का प्रयोग करते हैं। मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करें। फोर्थ इक्वेशन क्या है, इस टर्म को चेंज करके लिखा जा सकता है माइनस डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है टी, मैक्सवेल के संबंध में ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 नाम दें और इसको हम यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6। ठीक है, तो Cp dt हो गया ये, प्लस टी, प्लस देखिए यहाँ पे ये यूज़ करूँगी तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से Cp dt तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, माइनस कॉमन लेकर इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले और dp को भी कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब इसका हम करें पक्षांतरण। ये रह जाएगा Cp dt इज इक्वल टू टी ये हो गया। अब यहाँ क्या करें हम, dt अपॉन dp कर दें। ठीक है, dt अपॉन dp को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 अपॉन Cp ऐसा हम लिख सकते हैं। और यही क्या कहलाता है, जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। कहाँ, नियत एंथैल्पी पर। इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी नियत है, इसीलिए हमने यहाँ पर H को कांस्टेंट लिख दिया है और इसी को कहा जाता है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक। इस जूल थॉमसन गुणांक के आधार पर हम बता सकते हैं किसी भी गैस का व्यवहार। तो ये हम देखेंगे कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन प्रसार नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब μH का मान 0 होना चाहिए आदर्श गैस के लिए, और वास्तविक गैस के लिए कुछ ना कुछ μH का मान आएगा, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक गैस का जूल थॉमसन प्रसार किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद कौन कौन से होते हैं, अपवाद होते हैं इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन। ये ऐसी गैसेस हैं वास्तविक होते हुए भी जिनका जूल थॉमसन प्रसार करने पर शीतलन नहीं होता है बल्कि तापन होता है। क्या होता है इनका, तापन होता है। सभी वास्तविक गैसों का जूल थॉमसन प्रसार करने पर
नॉर्मल टेम्परेचर पर कक्ष के ताप पर जब जूल थॉम्सन प्रसार किया जाता है किसी भी गैस का तो उसका शीतलन होता है, लेकिन ये ऐसी गैसें हैं जिनका तापन होता है, लेकिन इन्हें भी एक निश्चित टेम्परेचर से कम ताप पर लाकर फिर उसका जूल थॉम्सन प्रसार किया जाए तो इनका भी शीतलन होता है। और उस निश्चित टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं व्युत्क्रमण ताप के नाम से, व्युत्क्रमण ताप के नाम से डिफाइन करते हैं। यदि किसी भी गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम है, कोई भी गैस है उसका ताप व्युत्क्रमण ताप से कम है तो उसका क्या होगा, जूल थॉम्सन प्रसार में शीतलन होगा। और यदि किसी भी गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर पर कक्ष के ताप पर उसका तापन होगा। और यही होता है इन गैसेस के लिए। लेकिन अगर इनका ताप भी व्युत्क्रमण ताप से कम कर दिया जाए तो इनका भी क्या हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो ताप में अंतर आ रहा है, यहाँ पर ताप T1 है और यहाँ पर ताप T2 है। ये दोनों ताप में जो अंतर आता है वो ताप में अंतर किसके समानुपाती होता है, दाबांतर के समानुपाती होता है। P1 माइनस P2 के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, ताप में अंतर, जितना ज़्यादा दाब में अंतर होगा उतना ही ज़्यादा ताप में अंतर होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना हाई प्रेशर आप रख सकते हो उतना यहाँ पर रखिए और जितना लो प्रेशर आप यहाँ पर रख सकते हो उतना रखिए, आपको ताप में बहुत अधिक अंतर प्राप्त होगा, यानी कि आप बहुत ही न्यून ताप पर आप पहुँच सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए किस तरह से जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। थैंक यू।